देखो बेटा, अभी अभी हमने डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन पढ़ा। अब हम क्रोमेटोग्राफी मेथड के बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली क्रोमेटोग्राफी का बेसिक मतलब होता है कलर कंपाउंड को सेपरेट करना। क्रोमा माने कलर, ग्राफिक मतलब सेपरेशन करना, ग्राफिकल तरीके से सेपरेट कर देना, उनके बीच में गैप जनरेट कर देना। तो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के अंदर हम मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस को क्या करते हैं, दो फेज होते हैं हमारे पास यहाँ पर। एक होता है स्टेशनरी फेज, एक होता है बेटा मोबाइल फेज। तो हम क्या करते हैं, मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस को स्टेशनरी फेज के ऊपर रखते हैं, बैठा देते हैं, और उसके बाद हम एक सॉल्वेंट सेलेक्ट करते हैं जिसके अंदर यही जो मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस हैं अलग अलग डिग्री से सोल्यूबल होते हैं। कोई ज़्यादा सोल्यूबल होता है, कोई कम सोल्यूबल होता है। या कई बार हमें दो सॉल्वेंट भी लेने पड़ जाते हैं जिसमें एक कंपोनेंट सोल्यूबल होता है दूसरा नहीं होता। या कई बार गैस भी एज अ सॉल्वेंट हम यूज करते हैं जो कि इस स्टेशनरी फेज के ऊपर से मूव होता है। तो जो कंपोनेंट है हमारे पास मिक्सचर के वो ग्रेजुअली सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो इस प्योर सॉल्वेंट को या इस मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट को या इस गैस को हम नाम देते हैं मोबाइल फेज। तो बेसिकली जो हमारे पास ये मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस है ना, इसकी एक अग्नि परीक्षा होती है। इसे सेलेक्ट करना पड़ता है कि ये स्टेशनरी फेज के साथ रहे या मोबाइल फेज के साथ रहे। जिन कंपोनेंट को मोबाइल फेज पसंद आ जाता है वो आगे तक बढ़ जाते हैं, जिनको स्टेशनरी फेज ज़्यादा पसंद होता है वो स्टेशनरी फेज पर ही रुक जाते हैं। सर थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझाओ। और डिटेल में समझाते हैं बेटा। देखो मान लो तुम्हारे पास ये एक बॉक्स है। इस बॉक्स को बल्कि इस तरीके से समझो तुम, ध्यान देना इधर। ये एक बॉक्स है, ठीक है, और इस बॉक्स में हमने एक लाइन खींची और इस लाइन पर हमने तीन लोगों को बैठाया। तीन लोगों को बैठाया, पहली अनीता, दूसरी बबीता, और तीसरी बेटा हमारी क्यूटी। ठीक है, और सामने जो है हमने कुछ खाने की चीज रख दी, बल्कि इसको भी छोड़ो, खाने की चीज को भी हमने ये रख दिया। अब इसके बाद पीछे से एक बहुत बढ़िया गाड़ी आई जिसे हम मोबाइल फेज कह रहे हैं। अब ये लंबोर्गिनी गाड़ी थी। अब अनीता को ये गाड़ी बहुत पसंद थी। तो अनीता इस गाड़ी के पीछे भागती हुई चलती गई, चलती गई, चलती गई, जब तक भागती रही जब तक कि वो गाड़ी रुक ना जाए। उस गाड़ी को देखने के चक्कर में भागती हुई चली गई। तो भागती 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 सबसे ऊपर तक पहुंच गई, यानी कि यहां पहुंच गई। अब इसने क्या कहा, जो ये जो डॉट थी हमारी, ये वाली जो डॉट थी, बी वाली जो बबीता थी, ये बबीता बोली ठीक है यार, गाड़ी है तो क्या हुआ, ज्यादा दूर थोड़ी जाएंगे। यानी कि इससे मोबाइल फेज से ज्यादा प्यार नहीं था, यहीं पर ही रुक गई। मोबाइल फेज में ज्यादा रिजोल्व नहीं हो पा रही थी। जो क्यूटी है हमारी, जो लास्ट डॉट है बेटा, इसने तो कहा कि ना भैया, हमें गाड़ी से प्यार ही नहीं है। तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ी और फिर रुक गई। इसने स्टेशनरी फेज से दोस्ती करना ज्यादा पसंद किया एज कंपेयर टू मोबाइल फेज। तो देखो, स्टेशनरी फेज के अंदर जो स्टेशनरी फेज से ज्यादा कनेक्ट हो जाएगा वो स्टेशनरी फेज पर रुक जाएगा, जो मोबाइल फेज से कनेक्ट हो जाएगा वो आगे चला जाएगा। अब इसी दौरान हुआ क्या, इसी दौरान तीनों कंपोनेंट सेपरेट हो गए। सर सेपरेट तो यहां पर भी थे, बिल्कुल सही बात कही, तीन सेपरेट यहां पर भी थे। बट यहां पर नीरज सर ने तुम्हें अलग अलग डॉट करके समझाया है। बट एक्चुअल में क्या होता है, ये एक मिक्सचर होता है। तो एक सिंगल डॉट होती है, एक सिंगल डॉट होती है। जैसे मान लो ये एक सिंगल डॉट है, तो इस सिंगल डॉट में अनीता, बबीता और क्यूटी तीनों बैठी हुई हैं। ठीक है, अब देखना दोबारा समझाऊंगा मैं इसी एग्जांपल को। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब देखो मैं इसी को दूसरे तरीके से समझाता हूँ। नीरज सर इसको हटा देते हैं यहाँ से। ओहो, कई चीज हट गई, तो इसको रब कर देते हैं। देखो ध्यान से, नीरज सर फिर से एग्जांपल ले रहे हैं। सर ने यहाँ पर एक बेस लाइन खींची, ये रही बेस लाइन। लेकिन अभी तो नीरज सर ने सेपरेट करके दिखा दिया था, लेकिन अब सेपरेट करके नहीं दिखाएंगे। ये अनीता, यहीं पर ही बैठी है बबीता, और यहीं पर ही बैठी है
क्यूटी, तीनों डॉट एक साथ रखी हुई है। अब मोबाइल फेज आना शुरू करेगा और मोबाइल फेज जैसे जैसे आएगा बेटे, ये मोबाइल फेज के अंदर जिस डॉट की सोलिबिलिटी ज़्यादा होगी, यानी कि जिसकी सोलिबिलिटी ज़्यादा होगी बेटा, वो आगे तक बढ़ जाएगी, जिसकी सोलिबिलिटी कम होगी वो यहीं रुक जाएगी। यानी कि ये लाइन सर ने आगे की तरफ खींची और तीनों कंपोनेंट अलग अलग सेपरेट हो गए। जो ए है, जो ये वाली डॉट थी ये यहाँ रह गई, और जो येलो डॉट थी वो यहाँ पर आ गई, ठीक है, और जो ग्रीन डॉट थी बेटा वो नीचे रह गई, यहाँ पे रह गई। तो तीनों डॉट सेपरेट हो गई ना। मोबाइल फेज से दोस्ती किसकी ज्यादा हुई? इसकी। मोबाइल फेज का मतलब समझना बेटा मेरी बात को, मोबाइल फेज क्या है? मोबाइल फेज वो सॉल्वेंट है जो इन कंपोनेंट को अपने अंदर मिक्स करने की कोशिश करता है, या वो मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट है जिसके अंदर ये कंपोनेंट अलग अलग डिग्री से सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो जो मूविंग फेज होता है उसे मोबाइल फेज कहते हैं। और जो ये प्लेट रखी है एज इट इज, इस प्लेट के ऊपर क्या होता है? कोई ऐसी कागज की प्लेट, ये कुछ ऐसी होती है क्या? नहीं सर, यहाँ पर हम स्टेशनरी फेज तैयार करते हैं। और ये जो स्टेशनरी फेज होता है बेटा, ये जनरली किसका बना होता है? सिलिका जेल का या एल्यूमिना का। अभी आगे एक एक करके समझेंगे भी। तो अभी तक कहानी के पात्र यहाँ पर कौन कौन से हुए? यहाँ पर कहानी के पात्र, पहले तो एसपी आ गया। सबसे पहला कहानी का पात्र यहाँ पर कौन है बेटा? एसपी, यानी कि स्टेशनरी फेज। दूसरा है मोबाइल फेज, और हमारे पास है ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्सचर, ओसीएम, ऑर्गेनिक कंपाउंड मिक्सचर। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड मिक्सचर, देखो मोबाइल फेज, स्टेशनरी फेज और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। स्टेशनरी फेज हमारा फिक्स रहेगा, ये मूव नहीं करता। मोबाइल फेज मूव करता है, और यही मोबाइल फेज इन ऑर्गेनिक कंपाउंड के मिक्सचर्स को अलग अलग डिग्री से अट्रैक्ट करता है। जिसकी अट्रैक्शन ज्यादा होती है वो आगे तक चला जाता है, जिसकी अट्रैक्शन कम होती है वो रुक जाता है, बस। और सेपरेट हो ही गया। यही तो काम है हमारा क्रोमेटोग्राफी का। अब आगे देखो, क्रोमेटोग्राफी हमारे पास अलग अलग तरीके की होती है। एक क्रोमेटोग्राफी होती है जिसे हम कहते हैं पार्टीशन, जिसमें हम पार्टीशन के थ्रू पढ़ते हैं। एक क्रोमेटोग्राफी होती है जिसे हम कहते हैं एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। एडजॉर्प्शन वर्ड जो है सर ने कई बार बता दिया, एक बार फिर से सुन लो। एडजॉर्प्शन का बेसिक मतलब होता है जब मोलिक्यूल किसी कंपाउंड के सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर ही डिपॉजिट हो। जैसे मान लो ये सरफेस है ना, तो अगर मोलिक्यूल सिर्फ इसके सरफेस पर ही आकर बैठे हैं, अंदर नहीं जा रहे हैं, तो समझ लो एडजॉर्प्शन हो रहा है। एडजॉर्प्शन हो रहा है। इस सब्सटेंस को जिसके ऊपर ये इकट्ठे हो रहे हैं बेटा, उसे कहते हैं एडजॉर्बेंट, जिसके सरफेस पर आकर बैठ रहे हैं। और जो आकर बैठ रहा है उसे कहते हैं एडजॉर्बेट। जो आकर बैठा वो एडजॉर्बेट, जिसके सरफेस के ऊपर आकर बैठे वो एडजॉर्बेंट। जैसे तुम कुर्सी के ऊपर बैठोगे, जब कुर्सी के ऊपर बैठोगे तो कुर्सी हो गई एडजॉर्बेंट और तुम हो गए एडजॉर्बेट। सिंपल, बिल्कुल ठीक है। अब एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के अंदर क्या होता है? ये क्रोमेटोग्राफी बेस्ड है बेटा ऑन द फैक्ट दैट डिफरेंट कंपाउंड्स आर एडजॉर्ब ऑन द एडजॉर्बेंट टू डिफरेंट डिग्रीज। ये जो एडजॉर्बेंट सरफेस है ना, इस पे ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कंपाउंड्स हैं, वो अलग अलग डिग्री से एडजॉर्ब होते हैं। किसी को स्टेशनरी फेज ज्यादा पसंद होता है तो वो मूव ही नहीं करता, वहीं रुक जाता है। जो स्टेशनरी फेज को पसंद नहीं करता वो आगे चला जाता है, और जो बिल्कुल ही पसंद नहीं करता वो और आगे चला जाता है। तो बेसिकली यहां पर किस पर डिपोजिशन होने वाली है बेटा? एडजॉर्बेंट पर। अलग अलग डिग्री से डिपोजिशन होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। कोई और स्टेशनरी फेज को पसंद करता है, कोई नहीं। स्टेशनरी फेज हम यहाँ पर यूज कौन कौन से करते हैं, यानी कि एडजॉर्बेंट कौन कौन से यूज करते हैं? सिलिका जेल और एल्यूमिना, ठीक। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी हमारे पास दो तरीके की होती है, एक कॉलम और एक थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर क्या होता है? हम ग्लास ट्यूब लेते हैं यहाँ पर पूरी, और साथ में हमारे पास यहाँ पर जो है सेपरेटिंग फनल भी होती है। पूरी ग्लास ट्यूब होती है ये, और इसे कॉलम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। अब इस कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर क्या होता है बेटे? सबसे पहले हमने एडजॉर्बेंट ले लिया, ये हमारा पूरा का पूरा एडजॉर्बेंट है जो येलो कलर का है। इस एडजॉर्बेंट के ऊपर हमने डाला वो मिक्सचर कंपाउंड जो हमें सेपरेट करना है, अनीता, बबीता और छोटी सी क्यूटी।
और फिर हमने सॉल्वेंट डाला। अब ये सॉल्वेंट इन कंपोनेंट को अलग अलग डिग्री से मूव करवाएगा। सॉल्वेंट की मदद से तो मूवमेंट आएगी। सॉल्वेंट कौन सा फेज है हमारा? मोबाइल फेज। और ये हमारा कैसा फेज है बेटा? स्टेशनरी फेज। ये नहीं हिलने वाला। ये नीचे की तरफ जब आना शुरू होगा तो ए कंपाउंड, बी कंपाउंड, सी कंपाउंड अलग अलग डिग्री से एड्सॉर्ब होते चले जाएंगे इस एड्सॉर्बेंट पर। ए देखो, ए हार मान गया, पहले ही एड्सॉर्ब हो गया। बी और सी कह रहे हैं भाई अभी नहीं हार मानेंगे, अभी तो आगे जाएंगे। फिर बी ने भी कहा भाई थक गया मैं तो अब यहीं रुकूंगा। सी बोला अरे तुम तो आलसी हो, मैं नीचे तक जाऊंगा। तीनों सेपरेट हो गए कि नहीं हो गए? ए, बी और सी। किसकी एड्जॉर्प्शन पावर सबसे ज्यादा है यहां पर? कौन सबसे ज्यादा एड्सॉर्ब हुआ है? सबसे ज्यादा एड्सॉर्ब जो हुआ है वो है ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी। ठीक है ना? मोर एड्सॉर्ब और ये लीस्ट एड्सॉर्ब। तो जो कम एड्सॉर्ब होगा वो नीचे आ जाएगा। अब तुम कहोगे सर ये सॉल्वेंट फेज तो मूव ही नहीं कर रहा। बेटा तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, इस ये मूवमेंट होकर नीचे की तरफ आ रहा है, इसी की वजह से ये तीनों कंपोनेंट सेपरेट हुए, अदरवाइज सेपरेशन होता ही नहीं। डन है? क्लियर है? क्रोमेटोग्राफी टर्म क्लियर होनी चाहिए और एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी भी टर्म क्लियर होनी चाहिए। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी हम कब अप्लाई करते हैं बच्चे? एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी अप्लाई होती है बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट डिफरेंट कंपाउंड्स आर एड्सॉर्ब ऑन द एड्सॉर्बेंट टू द डिफरेंट डिग्री। अब देखो यहां पर ए ज्यादा एड्सॉर्ब था, पहले हो गया, फिर बी एड्सॉर्ब हुआ, फिर सी एड्सॉर्ब हुआ। अब तीनों सेपरेट हो गए ना। अब यहां पे से हम क्या करेंगे? इस टॉप को खोलेंगे तो पहले जैसे ही ये कंपोनेंट है बाहर निकलेगा, थोड़ा सा सिलिका जेल बाहर निकल जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पर सी कंपाउंड आएगा, सी कंपाउंड को सेपरेट कर लेंगे, फिर फनल को रोक देंगे, फिर कॉनिकल फ्लास्क चेंज करेंगे, फिर बी को सेपरेट कर लेंगे, फिर कॉनिकल फ्लास्क चेंज करेंगे, फिर ए को सेपरेट कर लेंगे। हो गए ना कंपोनेंट सेपरेट? ठीक है, ये सर ने बता ही दिया मोबाइल फेज क्या है और स्टेशनरी फेज क्या है। दिस फेज कंटेन्स मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज नीडेड टू बी सेपरेट। ठीक है, सॉल्वेंट भी होता है हमारे पास। The phase over which the mobile phase is applied is to separate the component, that is called stationary phase. अब जो हमारी ये एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है, इसमें पहली क्रोमेटोग्राफी कॉलम क्रोमेटोग्राफी है जो मैंने तुम्हें बता दी, डिटेल में समझा दी। यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है एलुवेंट। ठीक है, इलुवेंट कहते हैं। इलुवेंट क्या है? ये वो लिक्विड या वो मिक्सचर है लिक्विड का जो फ्लो डाउन होता है, यानी कि ये जो जो ये सॉल्वेंट हम यूज कर रहे हैं, इसी सॉल्वेंट के लिए वर्ड यूज किया जाता है इलुवेंट। यानी कि मोबाइल फेज के लिए ही वर्ड क्या यूज किया गया है? एलिवेंट। ये वो लिक्विड है या मिक्सचर ऑफ लिक्विड है जो फ्लो डाउन होता है नीचे की तरफ, इस क्रोमेटोग्राफी के अंदर नीचे की तरफ जो मूव हो रहा है, इसे हम एलिवेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है क्रोमेटोग्राफी कौन सी है बेटा? थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अब देखो यहाँ पे तो क्या हुआ, हमें बहुत सारा सिलिका जेल की जरूरत पड़ी। अब हम क्या करेंगे? अब हम एक ग्लास की प्लेट लेंगे और उस ग्लास की प्लेट के ऊपर सिलिका जेल को पेस्ट कर देंगे, तो एक थिन लेयर बन जाएगी हमारे पास। थिन लेयर बन गई, सिलिका जेल इसके ऊपर हमने क्या कर दिया? डिपॉजिट कर दिया। ये सिलिका जेल हो गया इसके ऊपर डिपॉजिट। ठीक है, अब सिलिका जेल जैसे ही डिपॉजिट होता है फिर हम क्या करते हैं? यहीं पर वही कहानी सारी की सारी, इसको फिर हम कंपोनेंट फिट करते हैं जो हमें सेपरेट करना है और फिर मोबाइल फेज को दौड़ा देते हैं। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इट इन्वॉल्व्स द सेपरेशन ऑफ द सब्सटेंस of a mixture over a thin layer of adsorbent coated on a glass plate। ग्लास प्लेट लेते हैं, उसके ऊपर एड्सॉर्बेंट लगा देते हैं, पतली सी लेयर, और फिर उसके ऊपर ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम सेपरेट करते हैं। क्रोमा प्लेट इसी के अंदर एक कॉमन वर्ड है। क्रोमा प्लेट क्या है? वो प्लेट सुटेबल साइज की जिस पर हमने एड्सॉर्बेंट को अप्लाई किया है। क्रोमा प्लेट, जो ग्लास प्लेट है ना बेटा, उसी को क्रोमा प्लेट कहते हैं। प्रोसेस क्या है? बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। हमें क्या करना है? इस थिन लेयर को, जैसे देखो ये थिन लेयर, ये है वो थिन लेयर। थिन लेयर, इस थिन लेयर में क्या करते हैं? हम एक बेस लाइन बनाते हैं जो कि इस ग्लास प्लेट से 2 सेंटीमीटर ऊपर होती है। ये बेस लाइन होती है। इस बेस लाइन पर जो सॉल्यूशन, जो मिक्सचर हमें सेपरेट करना है, उसको स्पॉट की फॉर्म में रखते हैं, यानी कि एक डॉट बना के रख देते हैं।
अबाउट 2 सेंटीमीटर अबाउ द वन एंड ऑफ द थिन लेयर क्रोमेटोग्राफिक प्लेट। फिर इस ग्लास प्लेट को हम एक क्लोज्ड जार के अंदर रखते हैं जिसमें इलुवेंट होता है। इलुवेंट मतलब वो सॉल्वेंट जो इन कंपोनेंट को सेपरेट करने में मदद करेगा। अब जो ये इलुवेंट है ये इस स्टेशनरी फेज पर ऊपर चढ़ना शुरू करेगा, धीरे 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 ऊपर चढ़ेगा। तो जो कंपोनेंट है मिक्सचर के वो भी ऊपर की तरफ जाना शुरू करेंगे, किसके साथ? इलुवेंट के साथ, टू डिफरेंट डिस्टेंस डिपेंडिंग अपॉन देयर डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन एंड सेपरेशन टेक्स प्लेस। जिस जिसका एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा, मान लो यहां पर भी वही 3 डॉट रखी हुई हैं, तो जिसका एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा वो नीचे रुक जाएगा, जिसका एडजॉर्प्शन कम होगा वो ऊपर चला जाएगा, जिसका एडजॉर्प्शन और भी कम होगा वो ऊपर और ऊपर चला जाएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है बेसिकली कि सॉल्वेंट जो हमने इलुवेंट लिया है वो इलुवेंट इन डॉट्स को लेकर ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। जिस कंपोनेंट का एडजॉर्प्शन ज्यादा होता है वो पहले रुक जाता है, जिसका एडजॉर्प्शन कम होता है वो ऊपर तक चलता चला जाता है। तो तीनों डॉट सेपरेट हो जाती हैं। यहां पर क्योंकि ये ग्रेविटेशन के अगेंस्ट काम हो रहा है, क्योंकि ये एक लेयर है सीधी खड़ी होती है, तो यहां पर हम एक फैक्टर कैलकुलेट करते हैं जिसे हम कहते हैं रिटार्डेशन फैक्टर। अब ये रिटार्डेशन फैक्टर क्या है? रिटार्डेशन फैक्टर है बेटा रेशियो किस चीज की? डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम बेस लाइन। ये बेस लाइन है ना, यहां से डिस्टेंस ट्रेवल्ड किस किस की? ऑर्गेनिक कंपाउंड की और सॉल्वेंट की। देखो, डिस्टेंस मूव्ड बाय द सब्सटेंस फ्रॉम द बेस लाइन दैट इज एक्स, डिस्टेंस मूव्ड बाय द सॉल्वेंट यानी कि इलुवेंट फ्रॉम द बेस लाइन। तो हमारे पास यहां पर आर एफ क्या आ जाएगा बेटे? अगर मैं आर एफ की बात करूं तो आर एफ क्या हो जाएगा? एक्स अपॉन वाई। वैल्यू गिवन होगी, रिटार्डेशन फैक्टर निकाल लेंगे। मुझे बताओ रिटार्डेशन फैक्टर किसका ज्यादा होगा? समझना मैं जो आप समझाना चाह रहा हूं, प्लीज ध्यान देना बेटा। देखो, सर ने यहां पे रिटार्डेशन फैक्टर के बारे में बताया। रिटार्डेशन फैक्टर क्या है? एक्स अपॉन में वाई। एक्स क्या है? डिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम बेस लाइन, ठीक है। और ये क्या बेटा? डिस्टेंस ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम बेस लाइन, ठीक है सर। प्यारे बच्चों, डिस्टेंस x जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? या मैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहूं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहूंगा एडजॉर्प्शन के। एडजॉर्प्शन किसका? एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ओवर स्टेशनरी फेज। जिसका एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा उसकी x की वैल्यू कम होगी। देखो y तो सेम रहना है, y तो मूव जितना करना है वो सेम करेगा। x की जो वैल्यू है वो एडजॉर्प्शन के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर एडजॉर्प्शन ज्यादा है तो x की वैल्यू कम हो जाएगी। मान लो अब तुम्हारे पास 3 कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए, ठीक है, कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी। इसकी डिस्टेंस है एक्स ए, इसकी डिस्टेंस है एक्स बी और इसकी डिस्टेंस है एक्स सी। मान लो ए की डिस्टेंस बी से ज्यादा है, बी की डिस्टेंस सी से ज्यादा है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताइए इनमें से लीस्ट एड्सॉर्ब कौन सा सब्सटेंस है? लीस्ट एड्सॉर्ब, तुम बोलोगे सर लीस्ट एड्सॉर्ब है ए। और मोस्ट एड्सॉर्ब कौन सा है बेटा? मोस्ट एड्सॉर्ब्ड है सी। क्यों? क्योंकि इसने डिस्टेंस ही कम ट्रेवल की, ये एड्सॉर्बेंट पे डिपॉजिट हो गया। बोले भाई मैं नहीं जा रहा सॉल्वेंट के साथ ऊपर, तुम ही जाओ, तुम्हें जाना है तो। अब यहीं पर ये भी बात मैं पूछ सकता हूं, ये आर एफ फैक्टर ऑफ ए, आर एफ फैक्टर ऑफ बी, आर एफ फैक्टर ऑफ सी। अब किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? ऑब्वियसली ए की ज्यादा होगी बी से, बी की ज्यादा होगी सी से। तो रिटार्डेशन फैक्टर भी एक्स पे डिपेंड करेगा। वाई की वैल्यू तो लगभग लगभग सेम रहेगी दोनों के हर एक केस में, अगर हमारे पास एक ही सॉल्वेंट है तो। चलो, तो रिटार्डेशन फैक्टर समझ में आ गया। रिटार्डेशन फैक्टर कैलकुलेट भी कर सकते हैं हम, किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा ये समझ में आ गया। और लीस्ट एड्सॉर्ब कब होगा, मोस्ट एड्सॉर्ब कब होगा ये समझ में आ गया। ये सारा का सारा टर्म कब काम आता है बेटा? जब हम कौन सी क्रोमेटोग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं? थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं। थिन लेयर मतलब एक पतली सी लेयर बनाकर एक ग्लास की प्लेट बनाते हैं,
इसके ऊपर सिलिका जेल लगा देते हैं। सिलिका जेल क्या करता है बेटा, वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेता है, ध्यान रखना, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी, सिलिका जेल वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अब यहाँ पर ये ड्रॉप ऊपर की तरफ मूव करती है, डिस्टेंस ट्रेवल करती है, मैं समझा चुका हूं। अब बात करते हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी को हम पेपर क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं, क्योंकि ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का ही टाइप है। यहां पर एक खास बात है कि यहां पर कंटिन्यूअस डिफरेंशियल पार्टीशनिंग होती रहती है ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर बिटवीन स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। यहां पे कंटिन्यूअस डिफरेंशियल पार्टीशनिंग, पार्टीशनिंग मतलब लड़ाई होती रहती है कंपोनेंट की कि भाई स्टेशनरी फेज के साथ जाऊं कि मोबाइल फेज के साथ जाऊं। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक स्पेशल काइंड का पेपर यूज करते हैं, इसलिए इसको पेपर क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। इन पेपर क्रोमेटोग्राफी अ स्पेशल क्वालिटी पेपर नॉन एज क्रोमेटोग्राफी पेपर इज यूज्ड। इसमें क्रोमेटोग्राफी नाम का एक पेपर हम यूज करते हैं, और इस क्रोमेटोग्राफी पेपर की खास बात क्या होती है कि ये वाटर मॉलिक्यूल को अपने ऊपर ट्रैप कर लेता है, एड्सॉर्ब कर लेता है, एड्सॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पे स्टेशनरी फेज क्या है बेटा, क्रोमेटोग्राफी पेपर प्लस वाटर की वेपर्स, H2O, वाटर की वेपर्स, ठीक है। तो ये स्टेशनरी फेज हो गया। अब इस स्टेशनरी फेज की जो ये स्ट्रिप बनाते हैं हम पेपर की, इस स्ट्रिप पर हम स्पॉट लगाते हैं जिस कंपाउंड को हमें सेपरेट करना है एट द बेस लाइन, ठीक है। देन विद द सॉल्यूशन ऑफ द मिक्सचर इज सस्पेंडेड इन द सुटेबल सॉल्वेंट। फिर इस मिक्सचर को हम क्या करते हैं, एक सुटेबल सॉल्वेंट के अंदर रख देते हैं। ये पेपर है, पेपर है, ये ग्लास ग्लास ट्यूब नहीं है, ग्लास प्लेट नहीं है, जैसे ग्लास प्लेट यहाँ पे थी, यहाँ पे ये सिंपल एक पेपर है। इसको सस्पेंड कर देते हैं, सस्पेंड मतलब ये नहीं बाहर निकाल दिया, बांध देते हैं, टांग देते हैं इसको इधर, और नीचे हमारे पास सॉल्वेंट होता है लिक्विड फॉर्म में, ये हमारी बेस लाइन है, ठीक है। स्पॉट रख दिया हमने, और ये स्पॉट जो है अब मूव होना शुरू होगा। जो सॉल्वेंट है हमारे पास, सॉल्वेंट जो है वो मोबाइल फेज की तरह काम करता है। सॉल्वेंट ऊपर की तरफ राइज करता है, कौन से इफेक्ट के थ्रू, कैपिलरी एक्शन। पेपर में आता है ये क्वेश्चन कि कौन से एक्शन के थ्रू ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ मूव करते हैं, कैपिलरी एक्शन। फ्लोज ओवर दी स्पॉट, स्पॉट से भी होकर गुजर जाता है। द पेपर सेलेक्टिवली रिटेन्स डिफरेंट कंपोनेंट अकॉर्डिंग टू देयर डिफरिंग पार्टीशन इन टू फेजेस। अब दोनों, किसी को सॉल्वेंट पसंद होता है तो वो ऊपर चला जाता है, सॉल्वेंट के साथ मूव कर जाता है। किसी को स्टेशनरी फेज पसंद होता है तो वो स्टेशनरी फेज पे रुक जाता है। तो दोनों के बीच में क्या, दोनों की वजह से क्या हो गया, पार्टीशन हो गया कंपोनेंट्स के बीच में, इसलिए इसे हम पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। तो जो पेपर स्ट्रिप, ये पूरी प्रोसेस होने के बाद जो हमारे पास डेवलप्ड होती है, उसे हम कहते हैं क्रोमेटोग्राम। तो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में जो डेवलप्ड पेपर स्ट्रिप होती है उसे हम क्रोमेटोग्राम कहते हैं। अब समझो दोबारा से क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि क्रोमेटोग्राफी जो टेक्निक है उसके अंदर स्टेशनरी फेज क्या है और मोबाइल फेज क्या है। स्टेशनरी फेज वो फेज है जो मूव नहीं करता, मोबाइल फेज हमारा सॉल्वेंट होता है जो मूव करता है। फिर पूछा जाता है कि क्रोमेटोग्राफी कितने तरीके की होती है, एडजॉर्प्शन और पार्टीशन। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के अंदर हमें ध्यान क्या रखना है कि जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये स्टेशनरी फेज के साथ किस डिग्री तक एड्सॉर्ब हो रहे हैं। जिसकी एडजॉर्प्शन पावर ज्यादा होगी वो पहले ही रुक जाएगा, जिसकी एडजॉर्प्शन पावर कम होगी वो ज्यादा आगे तक चला जाएगा। इस एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है, कॉलम और थिन लेयर। यानी कि एक हमारे पास ऐसे ग्लास ट्यूब होती है तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी कह देते हैं, एक में हम एक ग्लास प्लेट लेते हैं, उस पर सिलिका जेल लगा देते हैं, स्पॉट रखते हैं, बेस लाइन बनाते हैं, वहां से मूवमेंट करवाते हैं, लेकिन ये ग्रेविटी के अगेंस्ट मूवमेंट हो रही है, तो इसलिए हम यहाँ पर एक फैक्टर कैलकुलेट करते हैं जिसे हम कहते हैं रिटार्डेशन फैक्टर। रिटार्डेशन फैक्टर मैंने बता दिया, x अपॉन वाई होता है। जो लीस्ट एड्सॉर्ब होगा उसका रिटार्डेशन फैक्टर ज्यादा होगा, जो कम एड्सॉर्ब, जो ज्यादा एड्सॉर्ब होगा उसका रिटार्डेशन फैक्टर कम होगा। ये मैं तुम्हें बता चुका हूं। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के अंदर कंटिन्यूअस डिफरेंशियल पार्टीशनिंग होती रहती है कंपोनेंट की, उस मिक्सचर की जिसे हम सेपरेट करते हैं बिटवीन द स्टेशनरी फेज एंड द मोबाइल फेज। डन। तो प्लीज बेटा एक दो बारी तीन बारी इस वीडियो को देखना ताकि ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए तुम्हें। ये प्योरिफिकेशन का पूरा पार्ट तुम्हारा मैंने करवा दिया है।
तो इसको अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो, 1-2 बार वीडियो को देखो और पॉइंट अपने आप क्लियर हो जाएंगे।